आज अपने को स्टार्ट करना था बीएस का चैप्टर नंबर 3। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा। चैप्टर 2 के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, है ना, जॉइंट इंटू फैमिली और जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस हम लोगों ने पढ़े थे। अब चैप्टर 3 जो है वो है हमारा प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ओके, अब इसमें से आई थिंक सो सीबीएसई का जो वो अपडेटेड वो सिलेबस आया था उसमें ना मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस मतलब एमएनसीज और जॉइंट वेंचर शायद डिलीट हो चुका है आप में से। मैं वो लिस्ट आपको भेजूंगी और करवा दूंगी कि कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, बट हम लोग पढ़ेंगे तो सारा ही, क्योंकि नॉलेज के लिए भाई आपको पढ़ना तो है ही अच्छे से। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जी जी जी, भूमि, हाँ, ओके, हाँ वो आपका है ना अनम्यूट हो गया था। चलो, सो यू नो इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर हमारे पास है। ओके, एंड प्राइवेट सेक्टर में आते हैं 5 चीजें जो हम लोग अभी पढ़ते हुए आए हैं लास्ट लेक्चर में। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये पूरा पार्ट आ जाता है प्राइवेट सेक्टर में। और पब्लिक सेक्टर में 3 पार्ट्स है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस या हम बोल सकते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशंस, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, और गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये 3 इसके अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। ओके, अभी ये हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये सब तो इतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ये सब इतना हम लोग पहले पढ़ते हुए आए हैं चैप्टर 2 के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पूरा ये पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर का, ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। अभी इसमें है क्या, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और ये तीनों चीजें जो भी है हमारी, सबके बारे में जो डेफिनेशंस है और उनके कॉन्सेप्ट्स है और एग्जाम्पल्स है, प्लस मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स, ऐसी सब चीजें पढ़ेंगे। और पब्लिक सेक्टर का रोल कैसे चेंज हुआ और प्राइवेट सेक्टर का रोल हमारे इंडिया में कैसे बढ़ गया, वो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी यू नो, एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया गया था वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया था। बट कैसे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया और पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया, क्या रीजंस थे, वो सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर इवन हम लोग जॉइंट वेंचर क्या होता है और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होते हैं, उनका फीचर्स क्या होता है, प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होता है एक कंसेप्ट। तो ये ऐसे सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देती हूँ, एक मिनट। सी, अब पहले हम लोग दोनों की डेफिनेशंस देख ले, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर, और दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है। ठीक है, so private sector consists of the business owned by individuals or a group of individuals। ठीक है, प्राइवेट लोग ही चला रहे हैं, खाली एक सिंगल ओनरशिप भी हो सकती है या पार्टनरशिप हो सकती है या जॉइंट इनटू फैमिली हो सकता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर में द सेक्टर और द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज by the central government और the state government और by the both सेंट्रल और स्टेट, दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। सो द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, गवर्नमेंट भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करती है, प्रोडक्शन का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम, गुड सर्विसेज एक्सचेंज करने का काम, सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम। आपने देखा है इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रोड्स बनाने का काम करती है, और टूरिज्म रिलेटेड सर्विस, टूरिज्म इज ऑल्सो सर्विसेज, आईटी रिलेटेड काम करती है। तो ऐसे even government is also doing activities, economical activities। okay, so यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं पब्लिक सेक्टर के वो हम लोगों को डिटेलिंग करने हैं।
सबसे पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी या हम बोल सकते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। तो पहले मैं तीनों चीजों को आपको बता देती हूँ कि क्या है तीनों चीजें। अब देखो, सबसे पहले बात करें हम लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो आपने देखा है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी होते हैं, जैसे अभी बीजेपी राज कर रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसकी सरकार चल रही है, तो क्या होता है जनरली उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं बीजेपी के, तो अभी वो गवर्नमेंट भी तो काम करेगी ना उस हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट उसके भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, देन टेक्सटाइल रिलेटेड डिपार्टमेंट है, ट्रेड कॉमर्स रिलेटेड डिपार्टमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट है, चाइल्ड हेल्थ केयर और ऐसे सब, वुमेन और चाइल्ड हेल्थ ऐसे सब के ऊपर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज वगैरह होगी उसके रिलेटेड डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट है। तो ऐसे सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है। तो सबसे बड़ा मैं आपको नाम दूं तो रेलवे, पूरी मोनोपोली है, राइट। पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल, देखो पोस्ट का जो काम होता है पूरा का पूरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा गया है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है, ठीक है। अभी रेलवे आपने देखा है कि रेलवे मिनिस्टर होता है, ठीक है, जो पूरा पूरा हैंडल आउट करता है और वो पार्ट होता है बीजेपी, मतलब जो गवर्नमेंट चल रही है, जो गवर्नमेंट रूल करती है, उसी का मिनिस्टर को यहाँ पे दिया जाता है पोजीशंस, ठीक है। सो उसी के अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं और काम सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती है, गुड्स या फिर सर्विसेज दोनों चीजें। अब रेलवे पोस्टल में या डिफेंस में इन सब में तो सर्विसेज ही है, राइट। या आर्म्स एम्यूनेशन है तो उसमें एक प्रोडक्शन भी होता है कुछ ऐसी सब चीजों का, बॉम्ब्स और ऐसे सब चीज, गन्स ऐसे सब का, तो वो सब गवर्नमेंट ही पूरा का पूरा हैंडल आउट करती है। और जैसे रेलवेज है, पोस्टल्स है, इनमें जो लोग काम करते हैं वो लोग भी क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही होते हैं, सिंपल सी बात है। और पूरा का पूरा मैनेजमेंट, पूरा का पूरा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो गवर्नमेंट ही करती है, ओके। और इधर जो रेलवे जैसे काम कर रहे हैं सब लोग, तो रेलवे मिनिस्टर को ही पूरा हैंडल आउट करना पड़ता है, सब चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस और नो? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अभी तो डिटेल जाएंगे हम लोग, बट थोड़ा सा आपको ओवरव्यू कर दूं ना। आहान आपने इधर से समझा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? ओके ओके फाइन। फिर है ना ओके, फिर है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन। आपने पब्लिक कॉर्पोरेशंस में भी नाम सुने होंगे, सबसे पहला पब्लिक कॉर्पोरेशन है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। फिर आपने दूसरा एक और नाम सुना होगा SBI, स्टेट बैंक। और आपने नाम सुना होगा ONGC। आहान आपको तो पता ही होगा ONGC के रिलेटेड, आपके चांदखेड़ा साइड ही है इसका ऑफिस, सब चीजें। और इसका जो मेन फैक्ट्री वगैरह सब कुछ है वो कलोल साइड है इसका, ONGC का। सो ये कॉरपोरेशंस है, ये गवर्नमेंट का ही यहाँ पे पैसा डला हुआ होता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, एक स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कि भाई LIC, जैसे ये LIC रिलेटेड अगर बताऊं तो ये LIC क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, क्या प्रोविजंस होंगे, रूल्स क्या होंगे, इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, एवरीथिंग एक स्पेशल एक्ट बनाना पड़ता है। और वो स्पेशल एक्ट को लोकसभा पार्लियामेंट में अनाउंस करना पड़ता है और स्पीकर से, पार्लियामेंट का जो स्पीकर होता है उससे परमिशन लेनी पड़ती है और फिर पास होता है कि हाँ भाई सब चीजें सहमत है सब, तो हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं ऐसे कॉरपोरेशन को। सो इसमें इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट की होती है और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी गवर्नमेंट के ही, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से
ऐसी सर्विसेज, इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज या बैंकिंग सर्विसेज या ओएनजीसी जैसे नेचुरल गैस उसका काम है, पेट्रोलियम और ऐसे सब चीज़ों के रिलेटेड काम है, तो ऐसा सारा काम कर सकती है गवर्नमेंट भी, बट इसके लिए स्पेशल एक्ट बनाना पड़ता है और उस स्पेशल एक्ट में जो भी प्रोविजंस वगैरह लिखे हुए होंगे वही फॉलो अप करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि यहाँ पे सेपरेट इसका जो मैनेजमेंट होता है, जैसे एलआईसी का मैनेजमेंट है, राइट, अब इसके मैनेजमेंट के लिए सेपरेट मैनेजमेंट टीम अपॉइंट करनी पड़ती है एनुअल जनरल मीटिंग में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं इसके लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट करना पड़ता है। पैसा तो देखो गवर्नमेंट का ही है, तो सीधी सी बात है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जो भी है वो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेंगे, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा मैनेजमेंट और ऐसी सब चीज़ों को देखेंगे और थोड़ा बहुत उनको ऑटोनॉमी दी जाती है, मतलब थोड़ा फ्रीडम दिया जाता है। नाम को फ्रीडम बोलते हैं, अभी गवर्नमेंट का है तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा, बट फिर भी आपके बुक में लिखा हुआ है कि थोड़ा बहुत फ्रीडम दिया जाता है इन मैनेजमेंट टीम को कि वो खुद डिसीजंस ले सकते काफ़ी बार, कोई पॉलिसीज रिलेटेड या कुछ रिक्रूटमेंट कैसे करना है एम्प्लॉयज का उसके रिलेटेड। जैसे देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो काम करते हैं ना वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनको हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, उनके लिए एक स्पेशल पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वही होता है, एग्जाम देना होता है, जैसे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, वी नीड इट, राइट, ऐसे सब आर्मी रिलेटेड लोग चाहिए होते हैं, या फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या फिर यू नो के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट्स है उसके लिए एम्प्लॉयज, हम जो गवर्नमेंट का पूरा प्रोसीजर होता है वही चलता है। बट पब्लिक कॉरपोरेशन में ऐसा नहीं होता है, पब्लिक कॉरपोरेशन में वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिली जाती है उनको, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिली जाती है इनको, समझे, तो वो खुद रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड ऑल एम्प्लॉयज का डिसाइड कर सकते हैं और थोड़ा बहुत फ्रीडम भी होता है डिसीजंस रिलेटेड, ठीक है। तो ये पब्लिक कॉरपोरेशन की बात हुई, मैंने आपको एग्जांपल्स वगैरह भी बताए। और गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी है जहां पर एटलीस्ट 51% और मोर देन 51% जो शेयर होल्डिंग होती है वो गवर्नमेंट की होती है, ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ ऑफ देम, मतलब 51% का जो शेयर होल्डिंग होता है वो गवर्नमेंट कंपनी, एंड दिस गवर्नमेंट कंपनी शुड बी रन एज पर कंपनीज एक्ट, अभी जो आया है नया एक्ट 2013, पहले 1956 था, अभी 2013 अपडेटेड हो गया है। सो कंपनीज एक्ट 2013 में जितने भी प्रोविजंस एंड ऑल सब कुछ लिखे हुए हैं उसी हिसाब से ये गवर्नमेंट कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है और उसी हिसाब से पूरा मैनेजमेंट काम, एनुअल जनरल मीटिंग्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स और सब कुछ उसी हिसाब से चलेगा। एंड every government company has to registered its share in the stock exchange, ज़रूरी है, राइट, तो ये सब ज़रूरी हो जाता है। और 51 या उससे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट की होती है। बाकी में बाकी जो पैसा है भाई, से फॉर एग्जांपल 60% या 70% गवर्नमेंट ने डाला है, बाकी पैसा जनरल पब्लिक से वो ले सकती है, ठीक है, या पूरा का पूरा पैसा खुद डाला हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 नहीं होना चाहिए, 51 होना चाहिए, तो ओनरशिप राइट्स मिलेंगे। बिकॉज यू नो इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस वन शेयर वन वोट, तो डिसीजन पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में होता है, इस वजह से ही यहाँ पे बात हो रही है एटलीस्ट 51% और मोर देन दैट ऑफ इट, ओके। So there are various government companies like मैं आपको बता सकती हूँ
बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ओके, या सेल है एक करके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये ऐसे कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज को डिटेलिंग। मैं पेज चेंज कर दूं, एक मिनट। ओके नाउ अब टाइम आ जाता है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में पूरा पढ़ना, ठीक है। सी देखो क्या लिखा है। These are established as department of ministry and are finance, manage and control either central government or state government or both. Example जो मैंने आपको बताया था, इंडियन रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स, सो ये सब आ जाते हैं, ठीक है। सूटेबिलिटी कहाँ पर सूटेबल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जहाँ पे फुल गवर्नमेंट कंट्रोल चाहिए होता है और जहाँ पर सीक्रेसी इंपॉर्टेंट चाहिए होती है। सी इंडियन रेलवेज जो है वो सबसे बड़ी मोनोपोली है और सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक सोर्स है, एक जरिया है गवर्नमेंट के लिए। और डिफेंस जैसी चीजें भी जो होती है ना, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, ऐसे सब चीजें भी गवर्नमेंट अपने पास ही रखती है, जिसमें सीक्रेसी थोड़ा जरूरी होता है, ओके। और फुल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर का कोई कंट्रोल नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे जो भी जगह होती है वहां पर गवर्नमेंट ही पूरा एक डिपार्टमेंट रेडी करता है। जैसे आपको पता है हेल्थ सेक्टर है, गवर्नमेंट का भी हेल्थ डिपार्टमेंट है। सो आज जितनी भी वैक्सीन एंड ऑल ये सब कुछ हम लोगों को मिल पा रही है, वो कहाँ से मिल पा रही है? जो भी फाइनेंसिंग किया गया है, सो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फाइनेंस किया हुआ है ना, गवर्नमेंट कर रही है ना सब चीजें, खर्चा, बेड्स, फैसिलिटीज एंड ऑल, सब कुछ, ठीक है। फिर हम लोग फीचर्स देख लेते हैं एक बार। सो वही चीज देखिए, इट इज फाइनेंस बाय एनुअल बजट एलोकेशन, यही मैंने आपको बताया अभी अभी कि बजट में से ही उस डिपार्टमेंट को पैसे मिले जाते हैं और जो भी अर्निंग होती है ये डिपार्टमेंट में, वो जाता भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही है, ओके। फिर गवर्नमेंट रूल्स रिलेटिंग टू ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग आर एप्लीकेबल टू इट। ऐसा नहीं है कि ये डिपार्टमेंट का कोई ऑडिटिंग या अकाउंटिंग नहीं होता है, हर चीज प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे भी हर एक डिपार्टमेंट जो भी है, इंडियन रेलवेज हो या पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो या डिफेंस हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट का या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, सबका ऑडिटिंग अकाउंटिंग सब कुछ किया जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। Employees are called as a government employees and are recruited and appointed as per government rules. And these are accountable to the concerned ministry. मैंने आपको यही बोला ना, आपको concerned ministry, जो मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसी को सब कुछ अकाउंटेबल, मतलब सारी रिपोर्ट्स एंड आंसर्स जो भी देने हैं आपको, भाई क्या किया इस डिपार्टमेंट ने, वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को ही देना पड़ेगा, राइट। ओके जैसे आपने सुना होगा अभी, जैसे अमित शाह जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है फॉर द होम अफेयर्स, राइट। और फिर स्मृति ईरानी आपने सुना है, पीयूष गोयल आपने सुना है मिनिस्टर है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स ही होते हैं जो ये डिपार्टमेंट्स को हैंडल आउट करते हैं, देखते हैं, और ये डिपार्टमेंट्स जो भी काम करते हैं उन मिनिस्टर्स को ही जवाब देना पड़ता है, ठीक है। जो भी अंदर काम कर रहे हैं ना, जो भी लोग वगैरह, तो सब मिनिस्टर्स को ही, मिनिस्टर पूछेगा कि भाई क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, इस डिपार्टमेंट में क्या काम कैसे हुआ, तो सब उस मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। जैसे फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारामन, ओके। सो ये सब डिपार्टमेंटेशन है एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ मेजर सब डिविजन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इकलौती क्या क्या काम करेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, ऐसे सेपरेट सेपरेट एरिया वाइज डिफरेंट 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 डिपार्टमेंट्स बना दिया है, ताकि क्या है जो मेंबर्स भी है बीजेपी के, वो सब अलग 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 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बन सके, समझे? ओके, समझ आ रही है? फिर आ जाते हैं मेरिट्स। मेरिट्स क्या है इसके?
So it is more effective in achieving the objective laid down by government, that is a public welfare हो सकता है, और it is a source of government income, गवर्नमेंट को जो भी आता है पैसा वगैरह वो ये जरिया है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से आ सकता है, and it is accountable to parliament for all its action which ensures the proper utilization of funds. पार्लियामेंट में सब बताना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना पैसा यूज हुआ है। ओके मतलब जो भी मिनिस्टर होगा ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उससे पूछा जाएगा सवाल, तुम्हारे भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट में कितना तुमने खर्चा किया, क्या किया, कैसे यूज किए फंड्स को, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पूछेगा ना, क्योंकि फाइनेंस अलोकेट कौन कर रहा है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कर रहा है। तो सब चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस की जाएगी, देखा जाएगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये बुक में कितनी अच्छी लगती है बातें, हमको असलियत पता है कि कितना करप्शन है, कितना पॉलिटिकल पार्टीज कितना सब कुछ करते हैं, कितना उनके जेब में पैसा जाता है, ये सब मेरिट्स में बता रहे बातें, अंदर ही अंदर सब सब करप्टेड है। So it is suitable for activities where secrecy and strict control is required, like defense production. मैंने आपको बोला ना गन्स, बॉम्ब्स और ऐसे सब का प्रोडक्शन करने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को घुसने ही नहीं देगा पब्लिक सेक्टर, ऐसी सब चीजों में। ठीक है, फिर यहाँ पे लिमिटेशंस बता रहे हैं। सो लिमिटेशंस में देखो क्या बताया है, इट सफर्स फ्रॉम द इंटरफेरेंस फ्रॉम मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल। सीधी सी बात है, इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा, मैंने अभी अभी आपसे बात की है। और गवर्नमेंट काम करती है सही तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है, सही तरीके से स्मूथ ऑपरेशन होता नहीं है। इट सफर्स फ्रॉम रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस डे टू डे वर्क में, and these organizations are usually insensitive to consumer needs and do not provide goods and adequate service to them। सिर्फ नाम के ये लोग, नाम के, बाकी अच्छे क्वालिटी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करना करते ही नहीं है सही तरीके से। So such organizations are managed by civil servants and government officials who may not have necessary expertise and experience in management। आप लोगों ने देखा है ना ये सब क्या होते हैं, नरेंद्र मोदी कौन से एजुकेटेड है, अमित शाह कौन से एजुकेटेड है, स्मृति ईरानी क्या एजुकेशन है उसका, ऐसे ऐसे लोग अंदर आ जाएंगे काम करने के लिए, तो काय का एक्सपर्टाइजेशन है उनमें, काय का एक्सपीरियंस है, प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एमबीए भी नहीं किए हुए हैं, समझे। तो ऐसी सब चीजें जनरली होती है और इसी वजह से इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट देखा जाता है। ठीक है, समझ आया एवरीवन, क्लियर एकदम, भूमिका दिया, बोलो, कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछो। हाँ भूमिका दिया, आहान ने तो बोला ही है। नो डाउट्स, आगे बढ़े। बोलोगे तुम दोनों, दिया, भूमिका जी, ओके दिया, और भूमिका आपको क्लियर हुआ? ओके, अब आ जाते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। स्टैट्यूटरी में ना यहाँ पे ए लिख दिया है, यहाँ पे आएगा ओ, ओ आएगा, दिस इज द स्पेलिंग, एक सेकंड, और यहाँ तो हम बोल सकते हैं एज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट। मैंने बोला ना आपको स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है ये सब के लिए, कॉर्पोरेशंस के लिए।
Objectives, powers, functions are clearly defined in this special act. सब कुछ लिखा हुआ होता है. So फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे FCI एक एग्जाम्पल है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एग्जाम्पल है, SBI एग्जाम्पल है, ONGC एग्जाम्पल है. तो ये मैंने आपको बताया. ठीक है, अब इनके फीचर्स और वो पढ़े हम. यस, आ जाओ. सबसे पहले फीचर्स. ओके, सो सबसे पहले पॉइंट वही रिपीट की है जो डिफाइन के अंदर दी थी. एस्टैब्लिश अंडर अ स्पेशल एक्ट व्हिच डिफाइंस इट्स ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड फंक्शंस. इट इज होली ओन्ड बाय द स्टेट एंड हैज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. पूरा स्टेट ही हैंडल आउट करता है. फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं को होती है. इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. ये मैंने आपको बताया कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है. बिकॉज गवर्नमेंट इज डिफरेंट, LIC इज डिफरेंट, है ना. भले इन्वेस्टमेंट उसी का हो बट नाम तो अलग अलग है ना. So it has its own staff recruited and appointed as per the provisions of act, not as per the government rules. जो एक्ट में लिखा हुआ होगा उसी हिसाब से होगा. So this type of enterprise is usually independent financed. It obtains funds by borrowing from government or from public or through earnings. So जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से या तो जनरल पब्लिक से या तो गवर्नमेंट से बोरो करते हैं पैसा. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स. सो यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जैसे अकाउंटिंग ऑडिटिंग के रूल्स होते हैं इधर वैसे सेम अप्लाई नहीं होते हैं. इनका खुद का सिस्टम होता है अकाउंटिंग करने का और ऑडिटिंग करने का. जो सब कुछ आपको पता है वो सब स्पेशल एक्ट में लिखा हुआ होता है. जैसे आपको पता है LIC का एक्ट है 1948. 48 है कि 56 है, देखना पड़ेगा एक मिनट. क्योंकि LIC का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आई थिंक सो ऐसा है उसका. पहले वो गवर्नमेंट के थ्रू ही हुआ है, नेशनलाइजेशन हो गया था. हाँ, जनरल इंश्योरेंस में ऐसा हुआ था. जनरल इंश्योरेंस GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में ऐसा था. पहले वो नेशनलाइज थी, मतलब गवर्नमेंट ने सब कुछ किया था. और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत उस प्राइवेट सेक्टर वालों को भी अलाउ किया उसमें. और अभी भी इवन लाइफ इंश्योरेंस में भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे दूसरी कंपनीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करती हैं. तो सिर्फ LIC नहीं है. हाँ, मेरे को ईयर थोड़ा खाली मेरे को मिस्टेकन हो रहा है. कोई गूगल आउट करेगा LIC का एस्टेब्लिशमेंट 1948 है कि 1956 है. चेक करो तो गूगल पे. किया चेक? फिफ्टी सिक्स है ना. ओके ओके फाइन. आई थिंक जनरल इंश्योरेंस का 48 होगा. आई थिंक सो. जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. ओके, सो ये स्पेशल एक्ट 1956 में बनाया गया था और उसी हिसाब से LIC चलती है. उसका टैगलाइन एंड ऑल एवरीथिंग सब कुछ उस स्पेशल एक्ट में सब चीजें क्या पॉलिसी देगी, कैसी सर्विसेज देगी. और अभी देखो एडिशनल स्कीम्स वगैरह आती जाती है तो वो भी डिस्कस किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में और ऐसे सब में, एनुअल जनरल मीटिंग्स में. ओके, सो अभी आ जाते हैं हम लोग इसके मेरिट्स पे. So it has a high degree of operational flexibility, free from undesirable government regulation and control. But ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता. हाँ ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मैं ऐसा बोल सकती हूँ यहाँ पे थोड़ी फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है. बट ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा. सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कहीं पे भी पैसा डालेगा तो उसका इंटरफेरेंस तो आएगा ही आएगा ना.
So the government generally does not interfere. अरे भाई होता है interference. अभी ना, अभी देखो merits में पढ़ रहे हो नहीं ये point, अभी demerits में पढ़ना political interference वाली in their financial matter including their income and assets, क्योंकि सबसे बड़ा treasury है LIC गवर्नमेंट के लिए, interference कैसे नहीं होगा? It frames their own policies and procedures within powers assigned to them by the act. और ये एक्ट बनाता कौन है? एक्ट बनाता भी तो मिनिस्टर का ही पार्ट, जो गवर्नमेंट है वही बनाएगा ना, तो वो अपने हिसाब से ही सब प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, पावर्स ये वो सब कुछ डालेंगे. And it is a power of government combined with the initiative of private enterprises. क्योंकि कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी ऐसा एजेंसीज एंड ऑल ओपन अप कर सकते हैं. LIC के आप लोग सुनते हो, LIC के एजेंट्स होते हैं, तो थोड़ा प्राइवेट के साथ मिल भी जाता है ये. ओके. और अभी लिमिटेशन देखना इसमें. पहली पॉइंट क्या लिखी है? देयर इज नॉट मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. और मेरिट्स में अभी वही लिखा था ना, नहीं होती है फ्लेक्सिबिलिटी, तो मैंने वही बोला कैसे होगी, पॉसिबल ही नहीं है. And government and political interference has always been there in major decision. क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट का, तो मेजर डिसीजंस लेंगे भी तो वही ना. And dealing with the public, rampant corruption exists. सिंपल सी बात है. An advisor to corporation board curbs the freedom of the corporation in decision making and delays the work. So प्राइवेट से तो भाई डिले होता ही, आपको लोगों को पता है. ये जो पूरा ही भले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनसे छीन जाती है फ्रीडम. सारे डिसीजंस, मेजर डिसीजंस और जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो गवर्नमेंट लेती ही है, नहीं सुनते फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. ठीक है, समझ आया हर किसी को? यस एवरीवन.